हे हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अब हमारे पास ये फाइनल नवंबर 26 के लिए सिर्फ 5 मंथ्स बचे हैं। 5 मंथ्स, देखो 5.33 मंथ्स हम कह सकते हैं अगर आज की डेट से कैलकुलेट करें, बट स्टिल अभी हमारे पास सिर्फ पाँच महीने ही बचे हैं। ठीक है, तो अब हमें इन 5 मंथ्स में बहुत ही ज़ोरों शोरों से सारी तैयारी करनी है, पूरी अपनी प्रिपरेशन को 100% देना है, ताकि हम श्योर शॉट नवंबर 26 में एज अ CA पास हो जाएं। ठीक है, अब पूरी स्ट्रैटेजी क्लियर करने से पहले, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी मेनली बोथ ग्रुप्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, कि अगर जो जो इंसान बोथ ग्रुप्स दे रहा है तो उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सिंगल ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए, मेनली ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए भी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी एक तो डली हुई है। ठीक है, उसका मेजर फोकस IBS पे था, बट एक और हम लेके आएंगे। ठीक है, जिसमें हम इसी तरीके से 5 मंथ्स में आप किस तरीके से अपने ग्रुप 2 को टाइम दोगे वो भी हम उसके अंदर डिस्कस करते हुए चलेंगे। बट ये अभी बोथ ग्रुप वाले बच्चों के लिए है जिनके बोथ ग्रुप्स नवंबर 26 में ड्यू हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे पास 5.5 मंथ्स तो नहीं, सिर्फ 5 मंथ्स अवेलेबल। तो अब इन 5 मंथ्स को हमें बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, ताकि हमारे सारे के सारे मेनली 5 सब्जेक्ट्स प्लस IBS बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाना चाहिए। एक मैं मेन बात आपको बता दूं कि IBS को कभी भी आपको साइलो में नहीं देखना। मतलब IBS जो सब्जेक्ट है ना आपका, इट इज़ अ मिक्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। जो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं उनका मिक्स है, प्लस आपका कॉस्ट, ठीक है, SCPM प्लस लॉ। ये इन पांचों 7 सब्जेक्ट्स का मिक्स है, इन सब 7 सब्जेक्ट्स का मिक्सचर है। तो इसको आप कभी भी ये मत सोचना कि भाई मुझे IVS अलग से कवर करना है। आप अपने ऊपर के 5 सब्जेक्ट्स कर रहे हो कवर, वो कहीं ना कहीं आप IBS भी कवर कर रहे हो उसके साथ। और सिंपली जब आप स्पॉम वाले सब्जेक्ट्स कवर करोगे तो भी आप IBS कवर करते हुए चलोगे उसके साथ। हमें सिर्फ IBS के लिए एक अलग से टाइम देना है। वो किस लिए देना है? ताकि हम एक बार उसकी केस स्टडीज़ को गो थ्रू कर पाएँ। ठीक है, वो किस तरीके से आप पूरे टाइम टेबल में इन पूरे 5 मंथ्स में अलॉट करोगे वो भी हम देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मोटा माटी देखें तो FR में आपको अराउंड 170 आवर्स, बेसिक थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, टेंटेटिव फिगर है ये। ठीक है, 170 आवर्स। एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आपको अप्रॉक्स 160 आवर्स देने होंगे। एडवांस्ड ऑडिटिंग एथिक्स को आपको 140 आवर्स देने होंगे। डायरेक्ट टैक्स लॉस को 200, इनडायरेक्ट टैक्स लॉस को 160 और इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस को टोटैलिटी में 80 आवर्स। मतलब अगर आप सारी केस स्टडीज़ बैठ के सॉल्व करोगे या रोज़ 1 या 2 केस स्टडी सॉल्व करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 80 आवर्स लग जाएंगे IBS को भी कवर करने में। बिकॉज हम IBS में कहीं ना कहीं सब्जेक्ट इंटीग्रेशंस को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो टोटल मिला के आपको अप्रॉक्स 900 आवर्स की पढ़ाई करनी है इन दीज 5.5 मंथ्स। ठीक है, तो हम इस पढ़ाई को एक साथ नहीं करेंगे, हम इसको फेजेस में बांटेंगे, विच इज़ फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। फेज़ 1 में क्या होगा, हम सिर्फ फाउंडेशन पे वर्क करेंगे, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे अच्छे से। आपने क्लासेस देखी हुई हैं, बहुत अच्छी बात है, सबने क्लासेस देखी हुई होती है, बट स्टिल क्लासेस देखने के बाद भी हम बहुत सारी चीज़ें, मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो इसीलिए उस भूले हुए चीज़ को वापस लेकर आने के लिए, उस चीज़ को रिकॉल करने के लिए, ठीक है, अपने ब्रेन में रजिस्टर करने के लिए हम एक फाउंडेशन फेज़ रखते हैं। ठीक है, अपने फेज़ 1 में। और आपको इसमें अपने कंसेप्ट बिल्डिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है। अभी आपको ये नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन मुझे समझ आ जाना चाहिए एक ही बारी में कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, या ये पॉइंट्स मुझे एक ही बारी में याद हो जाने चाहिए। नहीं, अभी आप सिर्फ ये समझोगे कि क्या कंसेप्ट है, क्या उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है, क्या हमारा यूज़ केस है उसका। ठीक है, अगर क्वेश्चन बन के आता है तो मैं कब इस कंसेप्ट को यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट। इसका मेन एसेंस क्या है, उस चीज़ को आप समझोगे। बहुत ज़्यादा टाइम एकदम डीप डाइव करके नहीं लगाना है। ठीक है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी कंप्लीटली आ जानी चाहिए। दूसरा, सेकेंड फेज आपका रहेगा डीप डाइव का, जहाँ पर अब आप क्वेश्चंस के अंदर जंप करोगे, पूरे सिलेबस को ढंग के तरीके से कंप्लीट करोगे, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आप क्वेश्चंस कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, छोटे छोटे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, जो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए इलस्ट्रेशंस वगैरह दिए हुए होते हैं। बट डीप डाइव में आपको फुल लेंथ क्वेश्चंस करने होंगे, जो हमारे TY केस वगैरह होते हैं, क्वेश्चन बैंक्स में आपके क्वेश्चंस गिवन होते हैं, वो आपको ढंग से अच्छे से करने होंगे सारे के सारे, ताकि आपको एक इन डेप्थ नॉलेज हो जाए आपके सिलेबस की प्लस आपके क्वेश्चंस की, कि ICI किस तरीके से क्वेश्चंस हमारा पूछ रहा है। फेज़ 3 में आपको क्या करना है, आपको फेज़ 3 में अब रिविजन करना है। अब रिविजन कैसे करना है, आपने फेज़ 1 में कंसेप्ट बिल्डिंग कर ली, फेज़ 2 में क्वेश्चंस कर लिए,
आपने ज़रूर इस कंसेप्ट वाले उसमें कोई ना कोई क्वेश्चंस मार्क करे होंगे, राइट, कि भाई ये इसमें मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई है, ये मैंने ईजिली कर लिए। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको उठा के सबसे पहले रिवीजन फेज़ में करना है। उसके बाद कोई कंसेप्ट्स वगैरह हैं तो वो भी आपको फेज़ 3 के अंदर कवर करने हैं। जो भी कंसेप्ट्स अगर आपको लगता है कि आपको डिफ़िकल्टी हुई थी पहली बार समझने के लिए, वो भी आप फेज़ 4 में करोगे, फेज़ 3 में। तो फेज़ 3 में आपको रिवीजन करना है। अभी हमारी रिवीजन की ही सीरीज़ चल रही है, ठीक है, हम अप्रॉक्स 3 रिवीजन्स, ये हम 3 रिवीजन्स ही कर रहे हैं। बट रिवीजन्स में भी जो हम रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 बोलते हैं, रिवीजन 4 बोलते हैं, तो रिवीजन 1 तो हमारा मेनली कंसेप्ट बिल्डिंग वाला पार्ट ही होता है, क्योंकि आपने क्लासेस देखी होंगी 1 साल पहले, 2 साल पहले, राइट, वो आपको नहीं याद होंगी। जो अभी आपने रिसेंटली क्लास देखी है उसी का ही आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट आप भूल चुके होगे, ठीक है, आपको फिर से एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा बुक से, नोट से, कहीं से, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस के ऊपर जंप करेंगे। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर जंप कर जाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, राइट, ठीक है। उसके बाद जब आपके ये 3 फेज़ ख़त्म हो जाएंगे, मतलब आपके 3 रिविजन्स कंप्लीट हो गए, काइंड ऑफ ये आपका डिटेल्ड रिविजन था जिसमें आपने एक एक कंसेप्ट को बैठ के बारीकी से समझा है। फेज़ 2 था आपका जिसमें आपने क्वेश्चंस को उठा के क्वेश्चंस को समझा है। फेज़ 3 में आपने इनमें जो भी कमियां रह गई थी या इनमें आपको जो भी डिफ़िकल्टीज फेस हो रही थी उसको आपने फेज़ 3 में कवर किया है, और जो बच गया था वो भी आपने कवर किया है, राइट। इसमें आपने फोकस किस पे किया है, जो इन दोनों फेजेस की डिफ़िकल्टीज थी, राइट। उसके बाद आ जाता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ विच इज़ फेज़ 4, जहाँ पे हम मॉक टेस्ट कवर करेंगे। अब मॉक टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अक्टूबर मंथ जो आपका रहने वाला है ना, जो आपका अक्टूबर मंथ रहेगा, अक्टूबर, इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। वाई, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि मॉक टेस्ट पर फोकस करना है, बिकॉज हम एग्ज़ाम के अंदर हमें कंसेप्ट पता होता है, हमें आंसर पता होता है, ठीक है, कि क्या लिखना है पता होता है, बट कैसे लिखना है, क्या हम इस पेपर को टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे, वी डोंट नो, हमें समझ ही नहीं आता है। और बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट भी जाता है इसी वजह से कि वो क्वेश्चंस को टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाए। तो उसी चीज़ से बचने के लिए, प्लस ये प्रैक्टिस करने के लिए कि आईसीआई किस तरीके की प्रेजेंटेशन एक्चुअली रिक्वायर करता है और हम किस तरीके की प्रेजेंटेशन अपने दिमाग से दे रहे हैं, उनमें क्या गैप है और उस गैप को किस तरीके से हमें फिल करना है, तो वो हमें मॉक टेस्ट ही बताते हैं। प्लस ये एक आपको रियलिटी चेक भी देते हैं कि अभी इन 3 फेजेस में जो आपने पढ़ाई की थी उनका क्या आउटपुट निकल के आ रहा है, आप कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ व्हाट फेज़ 4 गिव्स अस, ठीक है। अब इसमें आपको क्या चीज़ कवर करनी है, आप फुल मार्क्स तो दोगे, इसमें आपको प्राइमरीली फोकस करना है अपने एमटीपीस पर जो आईसीआई निकालती है, ठीक है। करंट अटेम्प्ट वाले पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, सीरीज़ 1 एंड 2 पर, ठीक है। उसके बाद इनको तो आपको फुल फ्लेजेडली बैठ के लिखना है, ठीक है। करंट अटेम्प्ट की दोनों सीरीज़ को आपको फुल फ्लेजेडली बैठ के लिखना है हर सब्जेक्ट की। बाकी जो मॉक टेस्ट होंगे उनको आप स्क्रिबल करके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आपको करने हैं वो भी बैठ के सॉल्व तो आप वो भी कर सकते हो। तो मतलब कहा यह जाता है आइडियली यू शुड सॉल्व थ्री मॉक टेस्ट, बट अगर 3 पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं तो आप 2 भी कर सकते हो, एटलीस्ट करंट अटेम्प्ट के आप करके जाओ, राइट। और साथ में साथ आप अमेंडमेंट्स जितने भी हैं, ठीक है, आपके डीटी के अमेंडमेंट्स हो गए, आपके आईडीटी के अमेंडमेंट्स हो गए, राइट, आपके लॉ में कुछ अमेंडमेंट हो सकता है, आपके क्या बोलते हैं ऑडिट में कुछ अमेंडमेंट हो सकता है, इनको आपको ढंग से कवर करना है अलग से सेपरेटली। मैं ये सेपरेटली पे क्यों फोकस कर रही हूँ अमेंडमेंट में, बिकॉज अमेंडमेंट से जब क्वेश्चन बन के आता है ना, नॉर्मली हम क्या करते हैं या फैकल्टीज़ आपको किस तरीके से पढ़ाती है, वो अमेंडमेंट्स को अपने मेन कोर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं ताकि आपको नया ही पढ़ाया जाए, ठीक है, आपको ये ना लगे कि ये अमेंडमेंट है। बट वो चीज़ भी सही है, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई ये हमारा मेन कंसेप्ट है, अगर आरसीएम की ये एंट्री है तो यही एंट्री एग्जिस्ट करती है। बट जब आप अमेंडमेंट कर रहे होते हो ना, जब आप अमेंडमेंट्स को अलग से कवर कर रहे होते हो, तो आपको 2 चीज़ें पता चलती है कि अमेंडमेंट से पहले क्या था और अमेंडमेंट के बाद क्या है, प्लस इस अमेंडमेंट को लाना क्यों नेसेसरी था, ताकि आपके ब्रेन में वो कंसेप्ट भी जाए कि अगर कल को क्वेश्चन बन के आता है और मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें अमेंडमेंट वाला कंसेप्ट मुझे अप्लाई करना है या नहीं, तो वो आप आसानी से कर पाओ और आप अमेंडमेंट का आंसर लिख पाओ, राइट। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे और अगर आपने पैटर्न नोटिस किया होगा, तो जो आपके आईडीटी में फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो मोस्टली, आईडीटी का फर्स्ट क्वेश्चन वो मोस्टली अमेंडमेंट से ही भरा होता है, ठीक है, उसके अंदर अमेंडमेंट्स ही होते हैं सारे के सारे, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंसेप्चुअली अलग होती हैं, ठीक है, जो कंसेप्चुअली थोड़ी डिफरेंट होती हैं वो पूछ लेते हैं, वरना बाकी सारी चीज़ें अमेंडमेंट से ही कवर होती है। तो हमें अमेंडमेंट्स को तो बहुत अच्छी तरीके से कवर करके जाना है।
राइट। जब आपके एक बार ये अमेंडमेंट्स कवर करके हो जाएंगे, तब आप मॉक टेस्ट जब लिखोगे, ठीक है, आप या तो मॉक टेस्ट के साथ साथ अमेंडमेंट्स को कवर कर सकते हो, ठीक है, कि सपोज आपने दिन में अमेंडमेंट्स कवर किए, सपोज आईडीटी के कवर किए, और आपने शाम में आईडीटी का मॉक टेस्ट लिख दिया, राइट, या फिर आपने एफआर का करा, उसका मॉक टेस्ट लिख दिया, या फिर आप पहले सारे मॉक टेस्ट देकर उसके बाद अमेंडमेंट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से मॉक्स और अमेंडमेंट रिविजन को चैनलाइज कर रहे हो उस अक्टूबर मंथ के अंदर, राइट। और अक्टूबर मंथ के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट 3 डेज़ के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस अपना रिवाइज कर लो, ये कहा जाता है, ठीक है। और अक्टूबर मंथ के अंदर आपको एक बार, ठीक है, ये जो फेज़ 4 है, अब आप मॉक टेस्ट ऐसे तो नहीं दोगे ना कि आप बिना सोचे समझे आपने बस मॉक टेस्ट उठाया और दे दिया, तो उससे पहले आप थोड़ी बहुत चीज़ें देखोगे। तो अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको जब लग रहा है ना कि मुझे ये चीज़ देख लेनी चाहिए, ये चीज़ मुझे मेरी वीक लगती है, ये चीज़ मुझे कवर कर लेनी चाहिए, इसको बस एक पेपर पर नोट डाउन कर लो, ठीक है। जितने भी आपको आपके वीक पॉइंट्स लगेंगे ना मॉक टेस्ट लिखते वक्त, उस समय प्लीज़ अपने आप से बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहना। अगर आपको सारी चीज़ें वीक लगती हैं, सारी चीज़ें लिख दो, जितनी चीज़ें आपको वीक लगती है ना उनको एक पेपर पर लिखना, ठीक है। कि अगर आपको एएफएम में कुछ चीज़ वीक लगती है तो वो टॉपिक लिखो, ठीक है। प्लस आपका वो सोर्स, मतलब कि अगर आप नोट से पढ़े हो तो उसका सोर्स क्या है, ठीक है, कहाँ से आप इसको ईजिली रिवाइज कर सकते हो, वो चीज़ आप मेंशन करो। अगर आपको एफआर में कुछ लगता है सिमिलर चीज़, आप वो इंडेस लिख सकते हो, राइट, या कोई इंडेस में कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है जो आपको दिक्कत देता है, वो आप लिख सकते हो। प्लस उसका सोर्स कि आपको उसको अगर एकदम से कहीं से रिवाइज करना है तो आप वो कहाँ से कर सकते हो, राइट, बिकॉज ये आपको आपके 1.5 डेज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है, ताकि आप प्रायोरिटाइज कर पाओ कि आपको इतने सारे सिलेबस के चंक में से कितना पार्ट एक्चुअल में पूरा पूरा प्रायोरिटी के साथ ख़त्म करना है और उसके बाद बाकी चीज़ों पर जंप करना है, राइट। और ये चीज़ आपको हेल्प करेगी आपके आईबीएस के अंदर भी। आईबीएस के अंदर क्यों? क्योंकि आईबीएस में जो आपके ऊपर वाले 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मैं बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, तो आपको तो ऑलरेडी पता है कि कौन सा टॉपिक क्या है, कैसे है, आप बिना बुक में देखे भी वो चीज़ सॉल्व कर सकते हो। बट अगर कल को एक ऐसा कंसेप्ट आ गया, ठीक है, आईबीएस के पेपर में जो आपका वीक कंसेप्ट था, तो फिर आपको टाइम देना पड़ेगा उसको जनरल इंडेक्स के अंदर ढूंढने के लिए। तो अगर आपके पास ये वीक पॉइंट्स का ट्रैकर प्रिपेयर्ड होगा ना, आपने लिखे हुए होंगे, तो आपको पता होगा कि ये मेरा वीक पॉइंट है, आपने ये शीट उठाई, इसमें से फटाफट देखा कि इंडेक्स 115 में मुझे दिक्कत है, तो मैंने वो इंडेक्स वहाँ पे जाके कर लिया, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा था कि किस तरीके से पूरा 4 फेज स्टडी प्लान रहने वाला है। अब हम थोड़े टिप्स देख लेते हैं कि किस तरीके से हर आपका डेली स्केड्यूल रहेगा, अमेंडमेंट का क्या सीन रहेगा, ठीक है, मॉक टेस्ट पे आपको किस तरीके से वर्क करना है, तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, और आईबीएस वाला भी मैंने आपको बता दिया था। देखो डेली स्केड्यूल क्या रहेगा, आप 7 दिन पढ़ो, 6 दिन पढ़ो, 5 दिन पढ़ो, 3 दिन पढ़ो, 1 दिन पढ़ो, ये सब आपके ऊपर है, आपके टारगेट्स कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। मेरा ये मानना है कि आप एक भी दिन स्किप मत करो, ठीक है, डू नॉट स्किप एनी डे। वाई, मैं स्किप क्यों नहीं करना है कोई भी दिन, क्योंकि हमें नहीं पता, ठीक है, हम ये प्लान करके चल रहे हैं कि हम कोई भी दिन स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपकी मान लो भगवान ना करे कभी तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है, आपको फीवर आ गया, तो वो दिन अगर आप नहीं पढ़ पाए, तो आप क्योंकि 7 दिन रोज़ पढ़ रहे थे तो वो दिन आपको उतना खलेंगे नहीं। बट अगर आप पहले ही एक एक दिन का बफर लेके चल रहे हो हर वीक में, और आपको मान लो भगवान ना करे कभी तबीयत ख़राब हो गई थोड़ी बहुत, तो फिर आपको ये लगेगा कि यार मुझे वो दिन वेस्ट नहीं करने चाहिए थे, वो संडेज़ भी पढ़ लेने चाहिए थे। सो इसीलिए, ताकि आपको रिग्रेट ना हो, आप सारे दिन पढ़ो, पूरे दिन पढ़ो, ठीक है, मतलब हर वीक के 7 डेज़ पढ़ो, ठीक है, ब्रेक्स ले लेकर, ठीक है। ट्राई करो कि आप 8 to 10 आवर्स की पढ़ाई कर पाओ, ठीक है, 8 to 10 आवर्स आप स्ट्रेच कर पाओ, यहाँ 7 to 8 लिखा है बट 8 to 10 आवर्स, ठीक है। देखो हर किसी के ऊपर वो डिपेंड करेगा, कोई 8 to 10 आवर्स में कवर कर लेगा, कोई 6 to 8 आवर्स में कवर कर लेगा, वो सबकी पर्सनल चीज़ है, ठीक है, वो सबका पर्सनल रहता है कि वो किस तरीके से पढ़ाई को किसने ढंग से कर पाते हैं, ठीक है। इसमें मैं कोई जनरल एक रूल नहीं दे सकती कि आप इतने ही घंटे पढ़ो, कि आप 12 घंटे पढ़ो, आप 14 आवर्स पढ़ो, नहीं, आपको जितना लगता है कि आपकी टारगेट्स उतने टाइम में कंप्लीट हो गए हैं, आप उतने घंटे पढ़ो, ठीक है। और जो आपके फर्स्ट 2 आवर्स रहेंगे, ठीक है, पूरे दिन के, वो आप अपने हार्डेस्ट टॉपिक को दोगे। अगर आप आज एफआर उठा रहे हो, ठीक है, और अगर आपको एफआर में लग रहा है, आपने एफआर में आज टारगेट किया था 115 का, 105 का, 16 का, सपोज आपने ये टारगेट किया था, ठीक है। अब आपको इसमें से पता है कि 115 मेरा हार्डेस्ट टॉपिक है, ठीक है, इसमें मुझे बहुत चीज़ों में दिक्कत होती है,
ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको कवर करोगे, ताकि जब आप ये बड़ा चंक कवर कर लो ना, पूरा 115 कवर कर लो, ठीक है, हो सकता है आपके 2 घंटे में ना हो, 4 घंटे लग जाएं, बट स्टार्ट आपको इसी से करना है, क्योंकि जब आप एक बार ये कर लोगे तो आपको लगेगा कि चलो एक बड़ी चीज़ आज निपट गई, अब 105 और 16 तो छोटे छोटे इंडेक्स हैं, ये हम आराम से कर लेंगे, राइट। तो ये चीज़ भी आपको हेल्प करती है। और ऑडिट जैसा सब्जेक्ट, ठीक है, जो हर कोई भूल जाता है, ठीक है, ऑडिट जैसा सब्जेक्ट, मैंने ऑडिट को, ठीक है, रोज़ एटलीस्ट 1 से 2 घंटे रोज़ पढ़ा था मैंने ऑडिट को, चाहे ऑडिट का दिन था या ऑडिट का दिन नहीं था। ऑडिट का दिन था तो ऑडिट ही पढ़ा था, ऑडिट का अगर डे नहीं था रिविजन प्लान में तब भी मैंने ऑडिट रोज़ पढ़ा था। वाई? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे चीज़ें याद नहीं रहने वाली, मैं चीज़ों को भूल जाऊँगी। तो मैंने अपनी पूरी शिद्दत से ऑडिट को पढ़ा, ठीक है, रोज़ 2 घंटे, ठीक है, रोज़ 1 से 2 घंटे मैंने दिए। जो भी टॉपिक मुझे लगता था कि आज मुझे मान लो कारो रिवाइज़ करना है तो मैंने कारो रिवाइज़ कर दिया, ठीक है। मुझे लगता था कि मुझे 600 की सीरीज़ रिवाइज़ करनी है, 600 की सीरीज़ रिवाइज़ कर ली, 700 की करनी है, 700 की कर ली, ठीक है। 500 को 2-3 पार्ट में डिवाइड करके कर लिया। तो मैंने रोज़ ये पढ़ा था और मेरा क्लियर हो गया था ऑडिट का, ठीक है। नंबर मैं नहीं बताऊँगी, बताने लायक नहीं थे, बट स्टिल मेरा क्लियर हो गया था, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर ऑडिट में ही था। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ऑडिट को रोज़ पढ़ना। जिसको भी ये लगता है ना कि वो चीज़ें भूल जाता है, या उसको ये लगता है कि भाई मैं ऑडिट को बहुत ज़्यादा, मतलब कि मेरे दिमाग में नहीं बैठती हैं चीज़ें, मैं पॉइंट्स भूल जाती हूँ, ठीक है, तो आप सिंपली क्या करो, रोज़ पढ़ो। दिमाग में कुछ चीज़ें जाएंगी, अगर 8 पॉइंट्स है तो आप एटलीस्ट 5 to 6 तो याद रख ही सकते हो अगर आप रोज़ पढ़ोगे तो। अगर आपको रोज़ पढ़ने में भी सोचो, अगर आप नहीं भूल पा रहे हो, तो अगर आप रोज़ नहीं पढ़ोगे, ठीक है, उसको सिर्फ टारगेटेड डेज पर पढ़ोगे 8 से 10 दिन, ठीक है, तो फिर आप भूलना आपका बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, ठीक है, वो इनविंसिबल है, फिर इनएविटेबल है, सॉरी इनविंसिबल नहीं, इनएविटेबल है, ठीक है। अब आप लास्ट 30 मिनट्स क्विक रिवीजन के लिए भी रख सकते हो, जो कि पॉसिबल हो नहीं पाता है बहुत लोगों के लिए, बट स्टिल आप रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखा, ठीक है, उसको करने में आपको बहुत टाइम लग गया, ठीक है, उसके कंसेप्ट को समझने में आपको बहुत टाइम लग गया, ऐसा हो जाता है कभी कभी जब आप कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, एफआर के अंदर, तो आपको लगेगा कि भाई इस क्वेश्चन में तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इसके एडजस्टमेंट्स काफ़ी ट्रिकी थे। तो आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को लास्ट में एक बार देख सकते हो दिन में, कि भाई अच्छा ये क्वेश्चन था, और अपने नेक्स्ट डे का प्लान बनाना, ये आपको डे के एंड पे करना है, ताकि जब आप अगले दिन उठो तो बस आपको चीज़ें स्टार्ट करनी है, आपको वेट नहीं करना, आपको प्लान नहीं करना, प्लान आपने प्रीवियस नाइट को कर दिया था, ठीक है। और अब आप एक चेकलिस्ट बनाओगे, अपनी टू डू लिस्ट बनाओगे कि आपको आज क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है, और सारी चीज़ों को ट्रैक करके चलोगे कि आपके आपके सिलेबस में ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट कवर हो गया, ये चैप्टर कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, कितना कवर हो गया है, राइट। तो ये आपको करते हुए चलना होगा। अमेंडमेंट्स का मैंने आपको बता दिया था, मॉक टेस्ट डिसिप्लिन भी मैंने आपको बता दिया, आईबीएस का भी मैंने आपको बता दिया था, आप रीड भी कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी हमें किस तरीके से फॉलो करनी है। देखो ये ऑप्शनल है, अगर आपने अपनी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज बना रखी हैं आप वही फॉलो करो, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी वीक है, या फिर आपको ये लगता है कि आपने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, आपको किसी और की स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, तो फिर आप यहाँ से वीडियोज़ देखना स्टार्ट, यहाँ से वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि हमें जो हमारे एग्ज़ाम से पहले हमें एटलीस्ट 5 डेज़ हम इस सब्जेक्ट को देते हैं, 5 नहीं तो 4 डेज़ तो देते ही देते हैं, राइट, एफआर को। तो हमें एफआर पे 1.5 डेज़ वाली टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि 1.5 डेज़ में कैसे सिलेबस कवर करेंगे, क्योंकि एफआर पहला पेपर है, राइट। तो उसमें हम आराम से 5-6 दिन जितने आपको चाहिए आप दे सकते हो फुल फ्लेजेडली एफआर को, राइट। तो अब हमें क्या करना है कि जब आप ये करोगे तो आप डेली इसका कुछ प्लान बनाओगे। सपोज आपने पहले दिन इसको 10 to 15 डेज़ दे दिए, मतलब 12 to 15 डेज़ दे दिए सपोज, ठीक है। तो 12 to 15 डेज़ में, क्योंकि ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसके साथ अगर आप कोई छोटा सब्जेक्ट रखोगे, आईडीटी या फिर ऑडिट भी, तो चलो छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बट ऑडिट हम रोज़ पढ़ेंगे तो हम ऑडिट को 40% आवर्स दे सकते हैं। तो इसीलिए हम एफआर को मेजर चंक ऑफ द डे देंगे, बिकॉज एफआर एक बड़ा सब्जेक्ट है, 60% ऑफ डेली आवर्स हम इसको देंगे। हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, ये मैंने आपके लिए एक लिस्ट लिख दिया है, दिस इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है। ये बस जो मुझे लगता है कि थोड़े हमारे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स बन सकते हैं वो मैंने लिखे हैं, बट आप इसको फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करना, कोई इशू की बात नहीं है। आपको अब आपके पास अपने खुद के प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हो, राइट। तो अब हर फेज़ में इसको किस तरीके से कवर करना है, तो देखो सिंपल सी चीज़ है,
कि जिस तरीके से हम कह रहे थे कि भाई फेज़ 1 में हम पूरा जो है कंसेप्चुअली चीज़ों को कवर करेंगे, तो आप इंडेक्स को कंसेप्चुअली कवर करोगे, ठीक है। जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको कवर करोगे। आईसीआई मटेरियल को एक बार अच्छे से गो थ्रू करोगे कि आईसीआई मटेरियल में तो कोई ऐसा एडजस्टमेंट या ऐसा कोई कंसेप्ट तो नहीं है जो मान लो मेरे फैकल्टी नोट्स में ना कवर्ड हो या मेरे नोट्स में ना कवर्ड हो, राइट। ये आपको देख के चलना पड़ेगा। फेज़ 2 में डीप डाइव आपको क्वेश्चंस उठा लेने हैं। यहाँ पर तो आप छोटे मोटे क्वेश्चंस करोगे, एक एडजस्टमेंट शीट या फार्मूला शीट, मतलब इस फेज़ में आप फार्मूला शीट तो नहीं बना पाओगे, बिकॉज मतलब एडजस्टमेंट और फार्मूला शीट्स तो नहीं बना पाओगे, बिकॉज आप यहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट अभी समझ रहे हो, ठीक है। 115 किस तरीके से अप्लाई होता है, 105 किस तरीके से अप्लाई होता है, 116 के क्या प्रिंसिपल्स एंड कंडीशंस हैं, ये सारी चीज़ें आप कवर करते हुए चलोगे। फेज़ 2 में आपको क्या करना है, जब आपका नेक्स्ट रिविजन का फेज़ होगा, आपको आईसीआई वाले क्वेश्चंस, आरटीपी एमटीपीज, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करनी है। क्वेश्चन बेस्ड आपका फेज़ 2 रहना चाहिए। इसमें आप क्या कर सकते हो, इस फेज़ में आप एडजस्टमेंट शीट बना सकते हो कि अगर आपको लगता है कि कंसोलिडेशन के कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जो ये मुझे देख के अलग से नोट करने चाहिए, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको ढंग से पूरी प्रॉब्लम्स लिख के सॉल्व करनी है, राइट करके, लिख के, ठीक है। स्क्रिबल नहीं करना। फेज़ 2 में तो बिल्कुल स्क्रिबल नहीं करना। फेज़ 3 में आप स्क्रिबल कर सकते हो, बट फेज़ 2 में स्क्रिबल नहीं करना, पूरी चीज़ हाथ से लिख के सॉल्व करनी है। फेज़ 3 में आप क्या करोगे, इसमें और इसमें जो आपको वीक पॉइंट्स लग रहे थे उसको रिवाइज करोगे, प्लस फुल फ्लेजेड रिवीजन भी कर लोगे अपना। फेज़ 4 में आपको मॉक टेस्ट देने, अटेम्प्ट 3+ तो देने, मतलब 2 तो आपको देने ही है, प्लस 1 अगर आप कहते हो कि आप फुल फ्लेजेड दे सकते हो तो वो दे देना, वरना तो आप क्या कर सकते हो, बाकी सारे स्क्रिबल कर सकते हो, बट 2 तो एटलीस्ट आपको लिख के प्रॉपरली एग्जाम वाली कंडीशंस में टाइमर ऑन करके, ठीक है, कितना 3 घंटे होते हैं ना, 180 मिनट्स का टाइमर ऑन करके आपको करना है, राइट। ये कुछ क्विक टिप्स हैं जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें जैसे बताने के लिए कि वर्किंग्स आप नीटली प्रेजेंट करना, ये आपकी एग्जाम टिप्स हैं। सिमिलरली फॉर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपको सिमिलर चीज़ ही फॉलो करनी है। फेज़ 1 में आपको किस तरीके से कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है, डीप डाइविंग करनी है, मतलब क्वेश्चंस, अब ये क्वेश्चन फोकस्ड रिवीजन होगा आपका। और फेज़ 3 में आपको दोनों का मिक्स करना है, ठीक है। जो भी चीज़ आप फेज़ 1 और फेज़ 2 में मुश्किल लगती थी वो आप फेज़ 3 में कवर करते हुए चलोगे, और फेज़ 4 में आपको मॉक टेस्ट देने ही देना है, ये वैसे सिंपल है। सिमिलरली हर सब्जेक्ट की आपको ये प्रायोरिटी लिस्ट प्लस किस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो अपने फेजेस को, वो लिखा हुआ मिल जाएगा। इसमें मेरे ऐसे कुछ बताने की बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, क्योंकि जो एग्जैक्ट प्लान था वो हमने स्टार्टिंग में ही कवर कर लिया है, ठीक है। अब ये बताना कि आप किस दिन क्या कवर करो, ये देखो टोटली मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं बता सकती। अगर आप कहो कि मैं आपको FR का पूरा प्लान बना के दूँ कि भाई FR को अब इन आने वाले 160 दिनों में आपको किस तरीके से प्लान आउट करना है, स्प्रेड आउट करना है, तो ये मैं बताऊंगी भी तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपका खुद का पर्सनल होगा, क्योंकि अगर आप पहले जो आपका फर्स्ट फेज़ है उसके अंदर आप कहते हो कि आपने 115 पहले रिवाइज़ किया, 116 पहले रिवाइज़ किया, 16 करा, ठीक है, 32 करा, मतलब इस तरीके से आपने सीरीज़ करी। पहले आपने एसेट्स वाले इंडेक्स निपटा लिए मान लो, ठीक है, फिर आपने लाइबिलिटी वाले इंडेक्स निपटाए अदर देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फिर आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स करा, ठीक है, फिर आपने कंसोलिडेशन कर लिया, फिर आपने रेवेन्यू वाला करा, फिर आपने लीज वाला करा। बट जब आप सेकेंड रिवीजन पे जंप करें तो आपको लगा कि इसको मुझे इतना रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एंड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, ये मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, ये मुझे सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है, तो फिर ये आपका अपना डिसीजन होगी, अपनी चॉइस होगी, बिकॉज जितना आपका प्लान आपका खुद का बना हुआ होगा उतना ही ज़्यादा आप उस पर ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाओगे उसको, प्लस उसको ढंग से फॉलो भी कर पाओगे। तो मेन चीज़ ये है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ क्विक टिप्स प्लस एक ये गाइडलाइन है आपके लिए कि आप इस गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हो अपने प्लान्स बनाने के लिए, ताकि आपको ये ना लगे कि आपको स्क्रैच से सारी चीज़ें खुद करनी पड़ रही हैं, आपको मतलब कि आपके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। बट जब आपके पास ये शीट होगी, प्लस अगर आप एक गाइडेंस वीडियो देख लो, तो फिर आपको थोड़ी सी हिम्मत से आ जाती है कि भाई अब हम कर लेंगे, अब हम इसको प्लान आउट कर लेंगे और एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर लेंगे। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये पूरी एडवांस ऑडिटिंग प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हमारे कवर्ड हैं, उसके लिए एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। तो आप ये चीज़ पढ़ सकते हो, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स एक बार देख सकते हो, इसमें ऐड लेस कर सकते हो, ठीक है, ऐड ही करोगे, लेस तो मतलब DT में तो क्या ही लेस करना, राइट। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। तो इसमें ऐसा कुछ मैंने वो बहुत ज़्यादा आपको डिटेल ये नहीं कि आपको डे 1 पे ये सब्जेक्ट कवर करने हैं, डे 2 पे ये करना है, ऐसा नहीं है। फेज़ वाइज बांटा है कि फेजेस में आपको किस तरीके से चीज़ें कवर करते हुए चलनी है, ताकि आपकी कोई चीज़ भी छूटे ना, सारी चीज़ें कवर हो जाएं, राइट। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी है
पर ये नहीं कि आपको डिटेल में एक एक चीज़ मिल रही है। आपको क्या है, आपको एक गाइडलाइन मैंने दे दिया, आउटलाइन दे दिया कि आप किस तरीके से चीज़ों को कवर करके चल सकते हो, राइट। उसके बाद हाँ, IBS का एक बार डिस्कस करना था। देखो IBS आपको किस तरीके से कवर करना है। जब आप IBS करोगे, आपने पहले 5 सब्जेक्ट्स कवर कर लिए, अब आपको IBS को क्या करना है ना, दिन के आप जो लास्ट के मंथ्स होंगे ना, मतलब कि आपका सितंबर प्लस अक्टूबर, ठीक है, अभी आपको नहीं IBS करना, ठीक है। सितंबर और अक्टूबर में जा करके आप क्या करोगे, IBS की केस स्टडीज़ सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। आप केस स्टडी डाइजेस्ट उठा लो, या फिर मैं तो कहूँगी आप पास्ट पेपर से स्टार्ट करना, स्टार्ट फ्रॉम PYPs, ठीक है, पास्ट ईयर पेपर से स्टार्ट करो, ठीक है, पास्ट अटेम्प्ट पेपर से स्टार्ट करो, उनकी केस स्टडीज़ उठा के सॉल्व करना स्टार्ट करो एक एक करके, ठीक है। सपोज आपने May 26 का पेपर उठाया, ठीक है, तब तक तो सजेस्टेड आंसर्स आ जाएंगे। आप May 26 का पेपर उठाओ, प्लस उसमें जितनी केस स्टडीज़ हैं, एक केस स्टडी, दो केस स्टडी, एक दो केस स्टडी आप रोज़ की सॉल्व करो, ठीक है। अभी आपको लिख के प्रैक्टिस करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप रीड करना, स्क्रिबल करना, ठीक है, केस को समझने की कोशिश करना, क्योंकि अभी इनिशियल फेज पे आप IBS की तैयारी कर रहे होगे, तो केस को समझने की कोशिश करना कि केस क्या कह रहा है, केस फैक्ट्स हैं क्या, राइट। जब आप केस फैक्ट्स अच्छे से समझना स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको अपने आप समझ आने लगेगा कि इसमें कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा, प्लस कौन से इंटीग्रेशन अप्लाई होंगे, राइट। ये चीज़ है। तो ऐसे ही करके पहले आप PYPs निपटा सकते हो, ठीक है। May 24 से जितने भी आपके PYPs हैं वो सब एक बार आप देख सकते हो, उसके बाद आप केस स्टडी डाइजेस्ट पर जा सकते हो, ठीक है। और इसी फेज़ में आपको, मतलब मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप दिन में 1 से 2 घंटा तो IBS को भी देना लास्ट के मंथ्स में, राइट, सितंबर और अक्टूबर में, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट। अब तो वैसे हमारे पास बहुत टाइम कम रह जाएगा सितंबर अक्टूबर में, तो आप IBS को भी टाइम देना तब स्टार्ट कर देना लास्ट के, मतलब लास्ट टू आवर्स, दिन के लास्ट के 2 घंटे या सुबह के 2 घंटे, जैसे भी आपको सूटेबल लगता है, ठीक है। बीच में अगर आप दोपहर के टाइम पे 2 घंटे अगर निकाल सको IBS के लिए, दैट इज़ टोटली अप टू यू कि आपको किस तरीके से IBS को टाइम देना है। बट ये ज़रूर है, ये कंपलसरी है कि आपको IBS को टाइम देना है। और केस स्टडी सॉल्व करने के साथ साथ आप लॉ प्लस SCPM भी कवर करते हुए चलोगे, ठीक है। लॉ प्लस SCPM आपको कैसे कवर करना है, आप किसी भी टीचर की क्लासेस ले सकते हो, या फिर यूट्यूब रिविजन लेक्चर्स देख सकते हो। और SCPM के लिए मैं भी अपनी क्लासेस लॉन्च करने वाली हूँ, जिसकी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, विद इन अ वीक और सो, ठीक है। कि SCPM के मेरा भी एक कोर्स लॉन्च होने वाला है, ठीक है, विच विल बी वेरी कंसाइज, बहुत कंसाइज रहने वाला है, प्लस आपको सारा मटेरियल अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। और आप इसमें आपको क्या रहेगा कि ये नहीं होगा कि आप बहुत बड़ी क्लासेस हैं, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 30 आवर्स का टोटल कोर्स रहने वाला है, 25 to 30 आवर्स का, ठीक है। बाकी डिटेल हम इसकी स्पेसिफिक वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी मैंने आपको हिंट दे दिया कि मेरे भी कोर्स लॉन्च होगा इसका, ठीक है। तो वो भी आप परचेज कर सकते हो, अदरवाइज़ आप मेरी यूट्यूब पे रिविजन वीडियोज़ देख सकते हो, ठीक है। तो आप लॉ के लिए भी सिमिलर चीज़ फॉलो कर सकते हो। तो आपको ये भी कवर करते हुए चलना है इस टाइम पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि IBS इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन सब्जेक्ट, एवरी मार्क यू अर्न हियर कम्स फ्रॉम योर मास्टरी ऑफ द अदर 5 पेपर्स, डू नॉट एलोकेट सेपरेट स्टडी टाइम इन फेज़ 1 और फेज़ 2। मैंने बोला ना, फेज़ 1 फेज़ 2 में नहीं देना, रिवीजन फेज़ यानी कि फेज़ 3 और फेज़ 4 में आपको देना है, जब आपके सितंबर अक्टूबर वाले मंथ्स आ जाएंगे। अब इसमें आपको की फोकस करना है अपनी सब्जेक्ट इंटीग्रेशंस पे, कि अगर FR और ऑडिट की किस तरीके से इंटीग्रेशन हो सकती है। जैसे कि अगर मान लो कंसोलिडेशन चल रही है, ठीक है, किसी कंपनीज में कंसोलिडेशन है, तो FR में क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, प्लस ऑडिट में क्या इम्प्लीकेशंस बैठ सकती हैं, और प्लस AFM की क्या इम्प्लीकेशंस बैठ सकती हैं। तो ये चीज़ आपको, ये कुछ केसेस हैं जो आपको कवर करने हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस विद टैक्स इम्प्लीकेशंस, ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चरिंग सिनेरियोज, मतलब ये हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग से भी रिलेट कर सकता है, DT IDT का भी पार्ट बन सकता है, और इसमें हम FR के रेवेन्यू पार्ट को भी रेवेन्यू पार्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो ये अलग अलग के सिनेरियोज हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हो। स्ट्रेटेजिक बिजनेस एनालिसिस में SWOT, पोर्टर्स, 5 फोर्सेस, रिकमेंडेशंस, ये आप स्टडी कर सकते हो। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वाला पार्ट, मर्जर डीमर्जर, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग सिनेरियोज, ठीक है। रेगुलेटरी कंप्लायंस में कंपनीज एक्ट, SEBI, RBI, क्रॉस रेफरेंसिंग, ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। मान लो अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो वो किस तरीके से सारे उसमें हमें रिपोर्ट करनी होगी, क्या उसका फ्लो बैठेगा, वो चीज़ आप स्टडी कर सकते हो। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, एथिक्स एंड प्रोफेशनल जजमेंट, अप्लाइड सिनेरियोज, FR में जो आपका एथिक्स वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद ऑडिट में जो आपका है, वो चीज़ आप कैसे कंबाइन करके देख सकते हो, वो चीज़ आप, मतलब कि ये आपको देख के चलनी पड़ेगी। ये कुछ की फोकस एरियाज़ है जो मैंने मार्क किए हैं,
ठीक है, इसमें और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, और भी चीज़ें लेस हो सकती है। जब आप केस स्टडी सॉल्व करोगे तो आपको अपने आप समझ आने लगेगा, राइट। ये वाला मैं ये जो लिखा हुआ है ये मैंने आपको ऑलरेडी बोल के बता दिया, प्लस की टिप्स ये भी आप पढ़ के चल सकते हो। सो दिस वॉज इट फॉर मतलब कि जो भी आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज थी। अब एक हम फाइनल मंथ की चेकलिस्ट देख लेते हैं कि अब फाइनल मंथ में जब आप हो, अक्टूबर मंथ में हो और नवंबर की स्टार्टिंग में, मतलब आपके अब एग्जाम्स आ ही गए हैं, तो आपके पास ये होना चाहिए कि आपने एटलीस्ट ट्वाइस तो रिवाइज कर लिए हैं सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है। मतलब कि आपने 2 फेज तो अच्छे से निपटा लिया, आपको पता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एटलीस्ट ट्वाइस के लिखा है, ऊपर मैंने 4 फेजेस लिखे हैं। 4 फेजेस में फेज़ 1 तो आपका बेसिकली कंसेप्ट बिल्डिंग का ही है। फेज़ 2 में आप क्वेश्चंस में डीप डाइव कर रहे हो, क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ रहे हो। मेन तो आपका फेज़ 3 और फेज़ 4 ही है। फेज़ 3 में आप रिवीजन कर रहे हो फेज़ 1 फेज़ 2 का, और फेज़ 4 में आप मॉक टेस्ट के थ्रू रिवीजन कर रहे हो। तो मेन तो आपके 2 ही रिविजन्स हैं, बट जो पहले 2 चीज़ थे फेज़ 1 फेज़ 2 वो ही उन्होंने ही आपको बेस दिया है, फाउंडेशन दिया है फॉर फेज़ 3 एंड फेज़ 4 रिविजन्स। तो इसीलिए सारे 5 सब्जेक्ट्स आपने एटलीस्ट ट्वाइस रिवाइज कर लिए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। वीक पॉइंट्स ट्रैकर वाला पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया कि आपको वीक पॉइंट्स का ट्रैकर क्यों मेंटेन करना है और ये आपको क्यों हेल्प करेगा आपके 1.5 डेज़ में, प्लस आईबीएस में जो आपकी ये हेल्प करेगा। अगर आप मेरी आईबीएस की ग्रुप 2 वाली स्ट्रैटेजी देखोगे या बोथ ग्रुप्स वाली भी स्ट्रैटेजी देखोगे तो मैंने आपको उसमें बताया है कि आप वीक पॉइंट्स का एक ट्रैकर मेंटेन कर सकते हो ताकि आपको हेल्प मिले, ठीक है। आरटीपी एमटीपीज देखो, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आरटीपीज एमटीपीज आपको सॉल्व कर रही है। जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग फेज़ 2 के अंदर होगे तो आप सारे ही क्वेश्चन उठा के सॉल्व करोगे। उसके बाद देखो, आरटीपी एमटीपी तब करनी है जब आपने फेज़ 1 कंप्लीट कर लिया, फेज़ 2 में आपने आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद आपको आरटीपीज एमटीपीज पे जंप करना है, ठीक है। एक बार मॉड्यूल के क्वेश्चंस एंड देन उसके बाद आरटीपी एमटीपी, ठीक है। फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट्स, मतलब डीटी की अमेंडमेंट्स, आईडीटी की अमेंडमेंट्स, ठीक है। ऑडिट में अगर कुछ अमेंडमेंट आ जाता है, आपको फॉर्मूला शीट आप प्रिपेयर कर लेना एफआर एएफएम के लिए, या क्या बोलते हैं एससीपीएम में भी वैसे फॉर्मूला शीट प्रिपेयर हो सकती है, ठीक है। तो एएफएम के लिए तो आपको कर ही लेनी चाहिए फॉर्मूला शीट। उसको आप लास्ट का जो अक्टूबर मंथ है ना, उसमें आप सुबह सुबह उठ के देख सकते हो एएफएम की रिवीजन शीट को, ताकि फॉर्मूलाज आप भूलो ना, ठीक है। 3 फुल मॉक टेस्ट ये हमने बात कर ही ली। आईबीएस को 3 फुल मतलब इसके भी मॉक टेस्ट आपको देने ही है। एग्जाम स्टेशनरी एडमिट कार्ड रेडी रखना भाई, नवंबर तो आ ही गया है, अब कल को पेपर है। सेंटर लोकेशन विजिटेड, रूट प्लान, भाई सारी चीज़ें आपको देख करके चलनी है। देखो यहाँ तक मैंने लिखा है, समझ रहे हो बात को। अब ऑल द बेस्ट, क्योंकि अब आपके पास सारा ही मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। आई होप सो आपने नोट्स अपने अरेंज कर लिए होंगे या वो आपके फेज़ 1 के साथ साथ अरेंज होते रहेंगे, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी, जो मोस्टली बच्चे जो मिस्टेक करते हैं पढ़ते वक्त, जो बहुत बच्चे करते हैं और कहीं ना कहीं मैंने भी की थी, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। आपने एक्स टीचर से क्लासेस ली, ठीक है, आपने एक्स टीचर से क्लासेस ली, आपके पास उनका पूरा मटेरियल है, आपके पास पूरा मटेरियल है, आपने क्लासेस उनसे ली, उनसे पढ़ा, उनसे समझा, आपको समझ भी आया, ठीक है। तो अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चलो पहले कहानी को ही बढ़ाते हैं। अब ये आप हो, ठीक है, दिस इज़ यू, बट आपका एक फ्रेंड है, उसने ली थी वाई टीचर से क्लासेस और उसके पास उसी टीचर का मटेरियल है। अब क्योंकि आप दोनों दोस्त हो तो आप दोनों साथ बैठ के पढ़ने लग गए, या आप डिस्कशन करने लग गए कि भाई आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है भाई तू कौन सा टॉपिक करेगा, इस तरीके से आपके कन्वर्सेशंस होने लग गए। अब जब आप मटेरियल डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, सपोज आपके मटेरियल में कोई चीज़ ए लिखी हुई है, ठीक है, उसके मटेरियल में वो चीज़ ए प्लस 0.2 लिखी हुई है, ठीक है, या फिर आपके मटेरियल में कोई चीज़ ए प्लस 0.2 लिखी हुई है, उसके मटेरियल में चीज़ ए लिखी हुई है। तो अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं ना, पैनिक कर जाते हैं कि ओह मेरा मटेरियल तो गलत है। देखो, हो सकता है मटेरियल गलत हो, मैं बिल्कुल मना नहीं करी, हो सकता है मटेरियल गलत हो, ये इस टीचर का भी गलत हो सकता है, इस टीचर का भी गलत हो सकता है, बट क्या आईसीआई का मटेरियल गलत होगा? देखो, है भी वो गलत तो भी वो गलत नहीं है, राइट। आईसीआई का मटेरियल आपको किसी और टीचर के मटेरियल से मैच करने की ज़रूरत नहीं है। आप आईसीआई के मटेरियल से देख लो कि वहाँ से चीज़ आपके मटेरियल के अंदर कंसेंसस बैठा रही है, वही चीज़ लिखी हुई है जो आईसीआई मटेरियल में लिखी हुई है। कोई ऐसा तो नहीं है जो कंटेक्स्ट ही ओवरऑल चेंज कर दे रही है, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं लिखी हुई। अगर ऐसा है तो फिर दिक्कत की बात है, अदरवाइज़ नहीं है, राइट। और क्योंकि सिंस आपके पास ये एक्स टीचर का मटीरियल है, ट्रस्ट योर सेल्फ, पहले तो खुद पे ट्रस्ट करो, ठीक है, एंड एक्स,
जब तक आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो एक्स पे तो क्या ही ट्रस्ट करोगे, जो भी आपका टीचर है, राइट। तो खुद पे ट्रस्ट करो कि भाई अगर मैंने ये पढ़ा है, मेरे कंसेप्ट तो स्ट्रॉन्ग है ना, मैंने अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग तो गलत नहीं की, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता होती है जब आप किसी भी टीचर से क्लासेस लेते हो कि हाँ यार मेरे कंसेप्ट सही बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो अगर इसके मटेरियल में कोई गलती भी होगी, ठीक है, तो वो आप नोटिस कर ही लोगे और आप उसको करेक्ट कर लोगे। या फिर क्योंकि आप क्या चीज़ रेफ़र कर रहे हो, आप आईसीआई का मटेरियल भी साथ साथ में रेफ़र करके चल रहे हो। देखो आईसीआई की बुकलेट को ना आइसोलेट मत कर देना खुद से, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स यही करते हैं, आईसीआई के मटेरियल को बिल्कुल अलग रख देंगे, उसको खोल के भी नहीं देखते। तो मेरा ये कहना रहेगा कि आप आईसीआई के मटेरियल को खोल के देखते रहना। बुक नहीं खोलनी है तो एटलीस्ट अपने लैपटॉप में, ठीक है, BOS पोर्टल पर लॉगिन करके स्टडी मटेरियल में जाके न्यू स्कीम में जाके डाउनलोड करके एक बार देख लेना, या वहीं पे ही खोल के एक बार देख लेना। अगर ये चीज़ कंसेंसस बैठा रही होगी देन वेल एंड गुड, अदरवाइज तो ठीक है, दिक्कत है। दूसरी चीज़, एक तो ये था कि आपको ट्रस्ट करना है, प्लस पैनिक नहीं करना है। अगर किसी और के मटेरियल में कुछ और लिखा हुआ है, अपने मटेरियल पे ट्रस्ट करो। अगर आपको कोई चीज़ आप एनकाउंटर कर रहे हो कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ कुछ और होनी चाहिए, तो अपने मटेरियल में काट के उसको ठीक कर दो, क्योंकि आप एक ही सोर्स रखोगे अपने पढ़ाई का, राइट। एक ही सोर्स ज़्यादा बेटर है ना। 1.5 डेज़ में जब आप कवर करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप 1000 बुक्स लेके बैठ जाओगे। एक ही बुक आप प्रेफर करोगे कि भाई एक ही बुक से मेरा सारा कवर करके हो रहा है। तो इसीलिए इसी को अपना वन सोर्स मटेरियल बनाओ। एक बुक उठा लो, ठीक है, आप टीचर की उठा लो या अपना आईसीआई मटेरियल उठा लो या अपने खुद ने नोट्स बनाए हैं तो वो पिक कर लो और उसी को ही आगे तक लेके जाओ, उसी में ही एडिशन डिलीशंस करते रहो और उसी को लास्ट डे तक लेकर जाओ, राइट। तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली सब बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, तो वो ये मटेरियल भी खरीद लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं, 10 जगह का मटेरियल खरीद लेते हैं, फिर उनको समझ नहीं आता कि भैया पढ़ें किससे। तो इसीलिए एक मटेरियल बनाओ। अगर आपको लग रहा है कि अपेरेंटली वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, ठीक है, वो बिल्कुल ही टोटली कोई सेंस ही नहीं बना रहा, तो फिर उसको डिस्कार्ड कर दो, जंप टू अनदर मटेरियल जो आपको लगता है कि ज़्यादा सेंसेबल है और ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अदरवाइज आपको कोई मटेरियल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप आईसीआई बुकलेट पे जंप कर सकते हो, उसी में अपने नोट्स बना सकते हो। अगर आपको ऑडिट के लिए कोई बुक नहीं मिल रही है सपोज, ठीक है, तो ऑडिट के लिए मटेरियल पिक कर लो कि मटेरियल से कब आप कवर करोगे, राइट। अगर आपको क्या बोलते हैं आईडीटी के लिए कोई बुक नहीं मिल रही है तो आप मटेरियल कवर कर लो, राइट। SCPM के लिए कोई बुक नहीं मिल रही है, मटेरियल कवर कर लो, कोई इशू की बात नहीं है। बट इधर उधर भटको मत, भटकना बंद कर दो, बस आपका काम बन जाएगा। क्योंकि आप इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट सिर्फ राइट मटेरियल ढूंढने में वेस्ट कर दोगे, ठीक है। कोई भी मटेरियल बनता है वो आईसीआई से ही बनता है, तो फोकस उसी पे रहना चाहिए। बट हाँ, ये हमें थोड़ा उससे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज इट्स वेरी मोनोटनस, बट स्टिल हमें तो बस एग्ज़ाम क्लियर करना है ना। तो इसलिए मटेरियल, आप अपने मटेरियल पे ट्रस्ट करो अगर वो ठीक है तो, वरना आप आईसीआई मटेरियल या फिर अगर आपको कोई और भी बेटर सोर्स मिल जाता है देन गो फॉर दैट। बट इस पर बहुत ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना है। फेज़ 1 में आप थोड़ा बहुत टाइम लगा सकते हो, या फिर फेज़ 1 स्टार्ट होने से पहले आप 2-3 दिन लगा लो, ठीक है, जिसमें आप सारा अपना मटेरियल अरेंज कर लो। बिकॉज फेज़ 1 में आपको कई बार लगेगा कि मुझे इसके लिए कुछ और चीज़ रेफ़र करनी चाहिए, इसके लिए कुछ और चीज़ रेफ़र करनी चाहिए। तो फेज़ 1 में आप वो टाइम अच्छे से देना, सारी चीज़ें अच्छे से कवर करना। फेज़ मतलब कंसेप्ट बिल्डिंग वाले फाउंडेशन फेज़ में आप जितना ज़्यादा टाइम लगाओ उतना बेटर है, क्योंकि वो आपको आगे आने वाले फेजेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, राइट। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है। इसके अंदर हमने पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे होगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, आपको मैं रिप्लाई कर दूँगी। अदरवाइज़ ठीक है, आप हमें मतलब कि इस कमेंट के नीचे तो आप मतलब सॉरी क्या बोल रही हूँ, इस कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करोगे तो आपको रिप्लाई बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। बिकॉज मैं जेन्युइनली सारे कमेंट्स रीड करती हूँ, कोई भी ऐसा कमेंट नहीं होगा जो मैं नहीं रीड करती, राइट। तो इसलिए आप वो सारे कमेंट्स में पूछ सकते हो, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। आगे और भी अमेजिंग चीज़ें आपके लिए आने वाली है रिगार्डिंग IBS। तो चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट।